तो हम लोग आज नीट 2023 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो हम जो क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो कोड F6 के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 पाई अंडर रूट एल आपको दे रखा है 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी में कन्वर्ट कर लिया। और कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 1 माइक्रोफेरेड, तो ये होगा 10⁻⁻6। अगर इसी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है 1/2 पाई, अगर रूट में देखें तो 10⁻⁹ 10⁻8, तो 10⁻⁴ बच गया, ऊपर गया तो 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10,000/2 पाई। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली 6.28 के आसपास आएगा। अगर अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखें तो पहली बात तो हमसे ना फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमें पता है हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज के अंदर होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रेडियन पर सेकंड तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो रेडियन पर सेकंड वाले तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गए। अब या तो बचता है 15.9 किलो हर्ट्ज और या फिर 1.59 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोग लगभग देखेंगे तो अगर ये 10,000 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि अगर 1000 आएगा, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 के आसपास आएगा। ठीक है, और अगर 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 और 2000 के बीच के आंसर आने वाले हैं। 1000 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच का आंसर आने वाला है, जो कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो यूनिट से ही हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड बसता है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट का बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। आपको एक सर्किट दे रखा है और इसके अंदर पूछा हुआ है कि करंट कितना फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन भी पूछी हुई है। तो अगर देखें यहाँ पे, तो आपके पास 3 रजिस्टर हैं यहाँ पे। एक तो क्या 2 ओम, 1 ओम और 7 ओम, 3 रेजिस्टेंस हैं। 2 बैटरी है, एक तो है 10 वोल्ट की और एक 5 वोल्ट की। सारे सीरीज के अंदर ही हैं। अगर हम यहाँ पे हम करंट निकालना चाहें तो वो आएगा हमारे पास ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो अगर ई इक्विवेलेंट देखें तो 10 वोल्ट और हमारे पास जो 5 वोल्ट है वो दोनों सीरीज के अंदर हैं, सीरीज में, और उनकी पोलैरिटी रिवर्स है। पोलैरिटी रिवर्स है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ई इक्विवेलेंट देखोगे तो आएगा 10-5। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों सीरीज में है, तो टोटल आ जाएगा 10। तो हमारे पास करंट जो आ रहा है वो 0.5 एम्पियर है। अगर आप इतना 0.5 एम्पियर आपने निकाल लिया तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि 0.5 एम्पियर एक ही ऑप्शन के अंदर है। डायरेक्शन अगर नहीं भी हम सोल्व करें तब भी आ ही गया आंसर, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्शन देख लेते हैं तो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों सीरीज के अंदर हैं। तो दोनों सीरीज के अंदर हैं, तो जो बड़ी वाली बैटरी होती है वो हमेशा डिस्चार्ज होती है, छोटी वाली बैटरी होती है वो हमेशा चार्ज होती है। तो बड़ी वाली बैटरी को अगर डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज इस तरीके से करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। हमसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पूछा, हमसे ए से बी पूछा हुआ है, तो करंट किधर से फ्लो होगा? ए टू बी जाएगा। ठीक है, ए टू बी जाएगा थ्रू ई। दो बैटरी लगी है तो बड़ी वाली हमेशा क्या होगी? डिस्चार्ज होगी, छोटी वाली हमेशा क्या होगी? चार्ज होगी। तो हमें पता है कि बैटरी के डिस्चार्ज होने का क्या मतलब होता है? बैटरी के डिस्चार्ज होने का ये मतलब होता है कि नेगेटिव पोलैरिटी से करंट एंटर करे और पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट एग्जिट कर जाए। ये अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हम लोग तो इसको इजी के अंदर ही रखेंगे, और पहले वाला था वो भी बिल्कुल इजी तक ही रखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि एक एक सिंगल कंसेप्ट में आंसर आ रहा है तो उसको इजी की कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ना, सर्किट सोल्विंग का। ये आपको ये बोला गया है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो है वो आपके पास से 0 है। तो जो रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्लियर है? तो अगर हम
अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है तो करंट सिर्फ इस तरीके से फ्लो करने लग रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस लेफ्ट वाले सर्किट में। तो अगर इसमें करंट निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 10 वोल्ट की बैटरी है, 400 और आर दोनों सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 400 प्लस आर। क्लियर है, ये आपके पास करंट आ गया। अब अगर इस राइट वाले सर्किट को देखते हैं, तो राइट वाले सर्किट के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर V, इस रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू आई आर अप्लाई करते हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। करंट कितना फ्लो करने लग रहा है? 10/400 प्लस आर, और रेजिस्टेंस है कितना? आर। बस अब तो सॉल्विंग बाकी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 800 प्लस 2 आर इक्वल्स टू 10 आर। तो आर यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास आ रहा है 100 ओम। क्लियर है। सर्किट सोल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार यही मेथड अपनाया जाए। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम मीडियम कैटेगरी के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? अब ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है आरएमएस वाला, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टेम्परेचर बोला गया है -50 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर हम लोग 273 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 223 केल्विन। हमें बोला गया है कि हमने टेम्परेचर कितना कर दिया जाए ताकि जो आरएमएस स्पीड है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। अब 3 टाइम्स इंक्रीज होने का मतलब है कि टोटल 4 टाइम्स हो जाए। हमें आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 RT/m। आर और एम तो कांस्टेंट ही है, तो सिंपल जो आरएमएस की रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी है, वो √T के साथ आने लग रही है। तो V1/V2 इक्वल्स टू √T1/√T2। ठीक है, अगर V1 में V मान लेता हूं तो V2 है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया, तो 4V। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, तो T1 कितना है? 223, और यहां से हम T2 निकालेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटाना है, तो ये तो हो जाएगा 1/16, ये आ जाएगा 223/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T2 इक्वल टू आ रहा है 16 × 3 8 4 3, तो 3568 अगेन केल्विन के अंदर आया होगा, तो केल्विन का तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो T2 देखेंगे तो 3568 - 273, तो ये अगर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ठीक है, अगेन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। आप एनसीईआरटी देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखिए, ऐसा क्वेश्चन 100% है, तो इसको भी इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के अंदर आते हैं। अगेन रोटेशन का क्वेश्चन है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एंड रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट एक्सिस। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, इसकी रेडियस ऑफ gyration का रेशियो पूछा हुआ है। तो अगर सॉलिड स्फीयर के लिए बात करेंगे, तो हमें पता है रेडियस ऑफ gyration हम ऐसे निकालते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम लोग m के स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के लिए बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr² इक्वल्स टू m। इसकी रेडियस ऑफ gyration को k1 बोल देते हैं, तो k1²। अगर होलो स्फीयर के लिए निकालना चाहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² इक्वल्स टू m k2²। ठीक है, हमें k1/k2 पूछा है, तो अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये k1/k2, अगर यहां से देखोगे तो ये हमारे पास आएगा √3/5। तो ये √3/5 आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो क्वेश्चन है ये बोनस के अंदर आना चाहिए, है ना, तो मतलब प्लस 4 नंबर तो सबको मिलने वाले ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन तब सही होता जब वो रेडियस ऑफ gyration के रेशियो का स्क्वायर पूछता, तब 3/5 आंसर हो जाता, लेकिन अभी कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है ये बोनस होना चाहिए, 4 नंबर सबको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को ही मैं इजी कैटेगरी के अंदर ही रखूंगा। कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस।
अगला हीट का क्वेश्चन है कार्नोट इंजन का। एक कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50%। When its source is at temperature 327, the temperature of sink is। एफिशिएंसी 50% दे रखी है ना। तो अगर हम ईटा देखें तो कितना आ जाएगा ये 50/100, यानी कितना आ गया आपके पास से 1/2 आ गया ईटा। तो ईटा का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो अगर ईटा देखें तो 1/2 है। 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक आपसे पूछा गया है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स 327 है, लेकिन हमें केल्विन में पुट करना है तो ये 600 आ जाएगा। यहां से सोल्व करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ सिंक आ जाएगा आपके पास 1 - 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 600। तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। केल्विन वाला ऑप्शन है नहीं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कार्नोट इंजन का इससे आसान सवाल नहीं बन सकता है, बिल्कुल इजी कैटेगरी का ही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर चलें। A bullet is fired from a gun at speed 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is। तो अगर डायग्राम बनाएं इसका, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया है और कुछ इधर जा रहा है, तो आपसे ये मैक्सिमम हाइट पूछी हुई है, एच मैक्स पूछा हुआ है, और आपको सारा कुछ दे भी रखा है। तो हमें बस एच मैक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर हमें u 280 दे रखा है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 280 इंटू 280। sin² थीटा, तो sin30 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 2g, तो 2 इंटू 9.8। क्लियर है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 7 × 70, और ये अगर देखेंगे तो ये भी कितना आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 140 × 7/9.8। ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ऊपर आप देखो तो ये बन रहा है 9800/9.8। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रही है, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। क्लियर है ये। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला लगाते ही आंसर आने लग रहा है, तो इसको भी कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, इजी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 70 आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि जैसे कि ये हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मान लेते हैं, और इधर क्या मान लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है हमारे पास है, 30 डिग्री है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन आपको 2 × 10⁵। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू इतना, ये टॉर्क है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल इफ डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको टॉर्क गिवन है, टॉर्क का हमें फॉर्मूला पता है। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है PE sin θ, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आपको गिवन है 4। पी अब डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस Q इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। आपको Q निकालना है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। Q, एल आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 × 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵
एंगल 30 डिग्री है तो साइन 30 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो अगर ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 आ गया, यहाँ से क्यू निकालेंगे तो यार है 2/10⁻3, तो 2 × 10⁻³ कूलोम्ब आ रहे हैं। ठीक है, और मिली कुलोम में देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 मिली कुलोम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगेन फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ रहे हैं, तो मैं तो इसको फिर से इजी कैटेगरी के अंदर ही रखना चाहेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। इस बार जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर वैसे वाले क्वेश्चन नहीं आए एक भी कि ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले के अंदर बड़ी दिक्कतें होती है, इस कारण नीट ने इस बार वैसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हर बार एक्सपेक्टेड रहते हैं, 3 क्वेश्चन इस बार भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। पहले आपके पास फोटोवोल्टेक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही है, फोटोवोल्टेक डिवाइस मतलब ये सोलर सेल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, सोलर सेल की बात होती है। सोलर सेल की यही वर्किंग होती है कि उसके ऊपर अगर ऑप्टिकल रेडिएशन है ना, मतलब जो सन से लाइट आ रही है जब उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, ट्रू। सेकेंड है जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन। अपने को पता है जेनर डायोड है, जेनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स बायस के अंदर काम करता है, हमने ऐसा देखा था ना कि इस तरह से एक लोड लगा रहता है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस है, ये इसके लोड रेजिस्टेंस है, और ये रिवर्स बायस के अंदर काम करता है हमेशा, है ना, रिवर्स बायस के अंदर। तो अगर रिवर्स बायस में काम कर रहा है और ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो सिंपल पीएन डायोड की तरह इसकी वर्किंग होती है, तो ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, एरर एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हल्का सा आपको थोड़ा सा सोचना तो था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं था, तो इसको मैं मीडियम कैटेगरी के अंदर रखना चाहूंगा, है ना। द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। देखिए अनप्रिडिक्टेबल इसने यूज में बोल दिया, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन मतलब कि टेम्परेचर और वोल्टेज सप्लाई के अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या चेंज आ रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्सनल एरर तो होती है कि जो एक्सपेरिमेंट इंसान कर रहा है उसकी गलतियों की वजह से, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट तो अगेन एक तरह से इंस्ट्रूमेंट एरर का ही पार्ट है, और इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज में लेने लग रही हो, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर होती है। रैंडम एरर्स होता है ऐसा, ऐसी एरर्स जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके पीछे एटमॉस्फेयर और इनका हाथ रहता है ना, जो टेम्परेचर प्रेशर इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके कारण जो जो एरर डेवलप होती है उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। क्लियर है ये, चलिए इसके अंदर भी थोड़ा बहुत तो सोचना ही था, तो हम इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर रखेंगे हम लोग। 11 वेव का क्वेश्चन है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता है कोई भी। क्वेश्चन आपके पास, द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप, कि ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप जो है उनका फंडामेंटल का आपको रेशियो बताना है। ओपन पाइप, तो अगर ओपन के लिए बात करेंगे हम लोग, ओपन के लिए तो हमें पता है फंडामेंटल होती है V/2L, और अगर क्लोज्ड के लिए बात करेंगे तो क्लोज्ड के लिए हमारे पास होती है V/4L। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड कर दें, रेशियो देखेंगे तो F ओपन डिवाइडेड बाई F क्लोज्ड, तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपके पास 2:1। क्लियर है, चलिए अब अगर ट्वेल्थ में आते हैं, ट्वेल्थ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का रटा रटाया क्वेश्चन है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि B.ds
ये कितना होता है आपके पास, 0 होता है। इसी से हम कहते हैं कि जो मोनोपोल हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से हम लोग ये बात कह पाते हैं। और अपने को पता है ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। बिल्कुल इजी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, है ना, क्योंकि हर कोचिंग, हर एनसीईआरटी कोई भी बुक उठाओ उसके अंदर ये स्टेटमेंट तो है ही अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम 2.14, 2.3, 2.75, incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2 electron volt. Which of these photosensitive plates may emit photoelectrons? अपने को पता है कि अगर जैसे कि ये कोई मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर फोटोन गिरने लग रहे हैं और हम चाहते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले, तो हमें पता है कि जो फोटोन की एनर्जी है ना, फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फोटोन की एनर्जी कितनी है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि वर्क फंक्शन जिसमें 2.2 से कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप देखो तो 2.14 ये 2.2 से ज्यादा है, 2.3 ये 2.2 से ज्यादा है, ये भी 2.2 से ज्यादा है। तो सिर्फ एक सीजियम ही है जिसका वर्क फंक्शन फोटोन की एनर्जी से क्या है, कम है, तो सिर्फ सीजियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, है ना। एकदम पूरा सही बोल रखा है, मे एमिट, जरूरी नहीं है निकलेंगे, है ना, मे एमिट। क्योंकि हो सकता है कि जो फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन फोटोन की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, वो कोलिजन की वजह से ही अपनी एनर्जी को लूज कर दे, तो बाहर ना निकल पाए, लेकिन निकल सकते हैं। 2.3 और 2.75 से तो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये भी। 14, 14 एक्सरे का क्वेश्चन है। जनरली ध्यान नहीं जाता है क्योंकि एक्सरे से बहुत ही रेयर क्वेश्चन आए हैं, एक आधी बार क्वेश्चन आए और ये रिपीट हो गया है। और एक्सरे का ठीक ठाक सा सवाल है ना, आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्या करें, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। हमको मिनिमम लैम्डा निकालना है। मिनिमम लैम्डा के लिए अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, एक्सरे के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एनर्जी एक्सरे के अंदर कन्वर्ट होगी तो फिर वो जो एक्सरे का लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने को पता है क्या होती है, ई इंटू वी। अब एक्सरे की एनर्जी, एक्सरे तो फोटोन है ना, तो उसकी एनर्जी अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से अगर लैम्डा हम लोग निकालें, लैम्डा मिनिमम, तो एच सी अपॉन ई वी। तो लैम्डा मिनिमम अगर देख रहे हैं तो ये आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/v के। क्लियर है। इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए क्योंकि कई की बार वो लैम्डा वाला वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में रह जाता है, 12.27 अपॉन रूट वी वाला, है ना, कि ये तो पार्टिकल के लिए लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं। यहाँ पे तो एक्स रे वो फोटोन बन चुका है, तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू ईवी लगेगा। क्लियर है। चलिए 15, 15 अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का। क्या कह रहा है, ए 12 वोल्ट 60 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो सेकेंडरी हमारे पास सर्किट है उसके अंदर पावर है सेकेंडरी की ये, और वीएस हमारे पास है 12। उस प्राइमरी कनेक्टेड टू एसी मैन, ये प्राइमरी है वीपी। अज्यूमिंग द ट्रांसफॉर्मर इज टू बी आइडियल, ट्रांसफॉर्मर आइडियल है यानी कि पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट है। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो अगर ये आइडियल है तो मेरे को पता है पावर इन प्राइमरी सर्किट इक्वल टू प्राइम पावर इन सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी का कितना है आपके पास, 60 है। प्राइमरी का अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी इंटू आई। वी यानी कि आपने कितनी बैटरी लगा रखी है, तो वो हो गया आपके पास 220। करंट प्राइमरी में कैलकुलेट करना इक्वल टू 60, तो आई इक्वल टू देखेंगे तो ये आ रहा है 60 अपॉन 220, कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 3 अपॉन 11, ये आ रहा है 0.27 एम्पियर। ये आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते आंसर है तो इसको भी इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। 16, 16 जो क्वेश्चन आपके पास रे ऑप्टिक्स का है, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। रे ऑप्टिक्स में जो टीआईआर का कंसेप्ट होता है, क्रिटिकल एंगल वाला, उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम लोग देखें क्या बोला है, लाइट ट्रेवल्स
डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, कि एयर के अंदर t1 टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल होती है। तो अगर हम लोग c होगी स्पीड, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन t1। ठीक है। और मीडियम में अगर देखें तो 10x इन टाइम t2, तो v अगर निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 10x अपॉन t2। ठीक है। हमें क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है, तो क्रिटिकल एंगल का हमें फॉर्मूला पता है, c इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन n होता है। तो कहीं ना कहीं से हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n निकालना पड़ेगा। हमें पता है अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें c अपॉन v, तो c अपॉन v अगर देखेंगे तो x से x कट गया, t2 ऊपर जाएगा, अपॉन क्या आ गया आपके पास, 10t1 आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, t2 अपॉन 10t1। इस n की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। ठीक है। दो बार फॉर्मूले लगाने पड़ रहे थे, तो इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो फिर से एरर का क्वेश्चन आ गया है। हमने ऊपर देखा था एक जो एरर का क्वेश्चन था वो थ्योरेटिकल था, रैंडम वाला। इस बार क्या करें, एक मेटल का वायर है, उसका आपको मास गिवन है, रेडियस गिवन है और लेंथ गिवन है। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरे निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अब इसके लिए क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है। अब आपको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे एरर के लिए, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस आर स्क्वायर है, तो हमें पता है एरर तो हमेशा ऐड होगी, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। डेल्टा एल का मतलब है कि मास में एरर कितनी है, दैट इज 0.002 अपॉन मास की ट्रू वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा आर, रेडियस में एरर कितनी है 0.001 अपॉन रेडियस की ट्रू वैल्यू कितनी है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा एल, मतलब लेंथ में एरर कितनी है 0.02 डिवाइड बाई लेंथ कितनी है 5 इंटू 100। ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो इसका आंसर लगभग आ रहा है 1.57 के आसपास आता है। तो सबसे जो नियरेस्ट आंसर है, नियरली पूछा हुआ वैसे भी आपसे, तो क्या लेंगे हम लोग 1.6%। एरर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन कंसेप्ट इजी है। कैलकुलेशन है तो कोई बात नहीं, मीडियम कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ रही है आपको थोड़ी। ठीक है। चलिए 18 पे आते हैं। 18 अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो YDSC है उसका क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एंगुलर सेपरेशन की बात करें, जिसको एंगुलर सेपरेशन है ना, एंगुलर, तो ये हमारे पास होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होता है कि जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच का कितना सेपरेशन है। ये क्या कह रहा है कि स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, मतलब कैपिटल डी की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल डी पे तो डिपेंडेंसी आ ही नहीं रही है, तो आप उसको बढ़ाओ या कम करो, जो एंगुलर सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। तो यहां पे देखिए एंगुलर सेपरेशन लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ऐसा मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज में लेते हैं जिसके अपने लार्जर वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ अगर आप इंक्रीज करोगे तो एंगुलर सेपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टेटमेंट क्या करे, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 है वो तो ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। तो सेकंड आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला बेस्ड है तो इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा इसको। क्लियर है। क्योंकि अगर आपको एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला पता है, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हमें पता चलने लग रहे हैं ना, ट्रू फॉल्स। तो इसी कैटेगरी के अंदर जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 अगेन रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार नीट के अंदर आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, ये टी हाफ दे रखा है।
इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब 1/16 है, अपने को पता है 1/2 का मल्टीपल है, तो पहले एक्टिविटी 1 मान लेते हैं। एक टी आपके बाद कितनी हो जाएगी ये 1/2, अगले टी आपके बाद 1/4, अगले टी आपके बाद 1/8 और अगले टी आपके बाद 1/16। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ और टी हाफ। ठीक है, तो अपने को जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 टाइम्स टी हाफ। टी हाफ आपको 20 मिनट दे रखा है, तो 4 × 20 यानी कि 80 मिनट्स। क्लियर है? तो इसको भी इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा, क्योंकि पहली बात तो एक कंसेप्ट से हो रहा है और 4-5 बार पहले क्वेश्चन आ भी चुका है इस टाइप का, तो इसको इजी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब अगर बोला जाए ना एक्सट्रीमली इजी, तो ऐसा क्वेश्चन है ये। सिंपल दिखने लग रहा है, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है, तो ये 3 और 3 किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो 3 और 3 अगर पैरेलल के अंदर है तो ये बन जाएगा 6 और ये बन गया 3। अब ये 3 और जो 6 है ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो यह आ जाएगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6। तो यह आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी कैटेगरी का कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। अगेन आपको हमेशा क्लास के अंदर ये बताया जाता है कि अगेन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा क्वेश्चन आ गया है। पहले दो सर्किट वाले थे और ये जो है ये कलर कोडिंग का है। वो जो टेबल है वो आपको टेबल याद रखनी होती है, पहले भी काफी बार सवाल आ चुका है। इसमें ये पूछा हुआ है थर्ड बैंड कौन सा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा 22 × 10⁻³ +-5%। चार बैंड होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा इससे डिसाइड होगा और चौथा इससे डिसाइड होगा। तो 3 सी की वैल्यू वो हमारे पास 3 आ रही है, और अपने को पता है बीबी रॉय 10⁻³ है। तो थर्ड वाला किसके पास हो जाएगा, आपका ओ आने लग रहा है, यानी कि जो थर्ड बैंड है वो किसका हो जाएगा, ऑरेंज का हो जाएगा। क्लियर? पर ये आपको टेबल याद होनी चाहिए उसके लिए। चलिए, तो इसको भी एकदम इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा, क्योंकि टेबल याद है तो क्वेश्चन सोल्व है, और 3-4 बार पहले आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको भी इजी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट 22 की क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एन कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। कि एक कैपेसिटर है, वो एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, और आपको बोला है कि फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट तो कंडक्शन करंट के बराबर ही हो रहा है, मतलब करंट ही पूछा जा रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक्सी का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है 1/2πfc। तो एफ क्या हो रहा है, एफ डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो थर्ड और फोर्थ तो गलत ही हो गए। थर्ड कह रहा है कांस्टेंट, फोर्थ कह रहा है डिक्रीज। एक्सी तो इंक्रीज होगा। अगर एक्सी इंक्रीज हो रहा है मतलब जेड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इंक्रीज होगा, जेड का मतलब होता है इंपीडेंस यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर जेड इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कंडक्शन करंट बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट बोलो, ये क्या हो जाएगा, करंट आपके पास से डिक्रीज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। हल्का सा सोचना पड़ रहा है तो मैं इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर रखूंगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है 23। बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला हर जगह रटवाया जाता है ना। कह रहे हैं एक व्हीकल है वो हाफ डिस्टेंस तो वी स्पीड से ट्रेवल करता है, और रिमेनिंग हाफ है वो 2v से ट्रेवल करता है। इसके अंदर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हर जगह रटवाया जाता है, दैट इज 2v1v2 अपॉन v1 + v2। तो 2v1 तो v इंटू 2v/v1 + v2 यानी कि 3v। तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी 4v/3। बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का सवाल है। चलिए, 24 सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल, क्या तक ना सोप बबल है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन इज नियरली सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज दिस मच। तो हमें पता है जो भी एनर्जी का अमाउंट आएगा तो पहले तो पूरा का पूरा सोप सॉल्यूशन ही है, तो उसकी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमें कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वो सरफेस एनर्जी ऑफ बबल के इक्वल आएगा, सरफेस एनर्जी ऑफ बबल। तो अगर सरफेस एनर्जी ऑफ सो बबल, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब सोप बबल है, सोप बबल में दो सरफेस होती है, एक तो अंदर वाली सरफेस और एक बाहर वाली सरफेस, है ना। तो टोटल अगर एरिया देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी। टी तो बाहर ही है, तो 8 पाई r स्क्वायर, ये सरफेस एरिया आ गया। सबकी वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू है 0.03 इंटू 8, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाई करो तो 0 पॉइंट, पहले काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 को और इस 4 को, तो ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेशन अब तो 0.12, फिर 8 को मल्टीप्लाई, 32, 3, 11, 1, और ये 25, और ये पॉइंट, इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाई करो इसको, 2, 14, 1, 1, 6 और 30, और ये 0, तो 3.0144 इंटू 10⁻⁻² एनर्जी है। तो आंसर किसमें आएगा, जूल के अंदर, 3.0144 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर करते हैं, सेंटीमीटर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे -2 ना कर कितना आएगा, -4 आएगा, -4, तो 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। मीडियम कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड ही है क्वेश्चन। वेंचुरी मीटर अपन को सबको पता है बर्नौली के ऊपर बेस्ड होता है, बर्नौली इक्वेशन हम लोग लगा के पूरा प्रेशर डिफरेंस भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, इस तरीके का होता है, इस तरह कुछ सेटअप होता है। एक पाइप यहाँ पे लगा रहता है, हम लोग तो इवन इसके अंदर हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम लोग बर्नौली लगाते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस और ये जो हाइट के अंदर डिफरेंस होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 26, तो अगर 26 की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्या कह रहा है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब होता है कि 2 में आएगा, जैसे कि ये हो गया n = 1, 2, 3, 4, और ये मान लेते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो बामर, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट यानी कि एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एनर्जी वाली बामर की कौन सी हो जाएगी, जो इनफाइनाइट से कहां पे आ रही हो, 2 के अंदर आ रही हो, इनफाइनाइट से कहां पे आ रही हो, 2 के अंदर, तो ये बामर की हो जाएगी। तो अगर इसके लिए हम लोग लेमडा देखेंगे तो 1/λ इक्वल्स टू r(z²), और कहां से आना है अपने को, 2 में आना है, तो 1/2 का स्क्वायर -1/∞, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं तो ये आ रहा है आपके पास, ये r(z²), r रीडबर कांस्टेंट है, डिवाइड बाई 4। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट अपने को पता है, ये लाइमन बामर, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, तो इनफिनिट से कहां पे आना है आपको, 4 में आना है, तो उसको अगर λ1 बोल दें तो 1/λ1 इक्वल्स टू r(z²), 1/4 का स्क्वायर -1/∞। तो अगर ये देखें तो कितना आ रहा है आपके पास, r(z²/16। हमें दोनों में रिलेशन पूछा है, लैम्डा और λ1 में, तो डिवाइड कर दीजिए, λ1/λ इक्वल्स टू, ये आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है, तो λ1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 4λ आ गया। हर जगह क्वेश्चन करवाया जाता है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है बिल्कुल ही। चलिए 27,
स्प्रिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। कि जो स्प्रिंग है उसको 2 सेंटीमीटर से खींचा गया है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसके अंदर यू है। तो हमें फॉर्मूला पता है, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, मान लेते हैं U1 हो गई है, अब कितना खींच रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो हाफ के इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में रिलेशन बताना है तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर दो, तो U अपॉन U1 इक्वल टू कितना आ गया, यह आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U1 इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 16U आ जाएगा। क्लियर है? इसको भी इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, हाफ के एक्स स्क्वायर लगाते ही आंसर आने लग रहा है। क्लियर है? चलिए 28 अगेन थ्योरेटिकल है, सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन है। ए फुल वेव रेक्टिफायर, एनसीईआरटी के अंदर ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है, ए फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया गया है, और ये पूछा गया है इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो एसी रिपल को रेक्टिफाइड आउट, एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिव आउटपुट में से एसी को हटा देगा। अपने को पता है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में से डीसी करंट तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डीसी के लिए तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो एसी करंट को अपने अंदर से कौन फ्लो करवा देगा, तो जो कैपेसिटर है एसी करंट तो उसमें से फ्लो कर जाएगा, और आउटपुट के अंदर आपको कौन सा करंट मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। तो जो कैपेसिटर है वो एसी करंट को तो खुद के अंदर से फ्लो करवा लेता है, और जो डीसी करंट है वो आउटपुट में से फ्लो हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास, कैपेसिटर। क्लियर है? चलिए, इजी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में के अंदर सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर की तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, ईएमआई का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में ही रखा जाएगा, फॉर्मूला लगाते देखो आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट 2 एम्पियर। कि हमारे पास एक एक इंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है 4 एम्पियर, और इसका इंडक्टेंस है 4 माइक्रो हेनरी। ठीक है, अपने को इसके एनर्जी बतानी है, एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ एल, एल है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, करंट है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल, यानी कि 8 माइक्रो जूल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। 30th, ये बोल रखा है कि अब ये क्लोज एस लिख रखा है, मतलब क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस बराबर 0 है ना। ये ऐसे सर्कल बनाने का मतलब होता है, मतलब क्लोज्ड है, एस का मतलब क्लोज्ड पाथ है, एल लिखा होता मतलब कि लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये 0 दे रखा है, ये 0, ये तो फॉर्मूला हमको पता है फ्लक्स का है, और फ्लक्स एक फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, नहीं ये भी नहीं है ना, कि क्यू एनक्लोज टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाहर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी इसका इंटीग्रेशन 0 बनेगा। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लिविंग द सरफेस, लिविंग इट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि टोटल फ्लक्स 0 है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि जो लाइंस एंटर करती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो लाइंस एग्जिट करती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जितनी लाइंस ने एंटर किया होगा, मतलब कि जितना फ्लक्स नेगेटिव होगा उतनी ही लाइंस एग्जिट करेगी, क्योंकि उतना फ्लक्स ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फोर्थ। फिर भी थोड़ा बहुत घुमा रहा है क्वेश्चन को, तो इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। क्लियर है? 31 मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम का लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। मीडियम कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, साउथवर्ड्स के अंदर जा रहा है ना, साउथवर्ड जा रहा है, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, साउथ के अंदर जाने लग रहा था। तो पहले बच्चा इधर जा रहा है फुटबॉल प्लेयर, और फिर वो सडनली ईस्ट में चला जाता है, इधर की तरफ चला गया। तो कह रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो अपने को फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो फोर्स अपने को पता है क्या होता है,
फोर्स होता है, डायरेक्शन बतानी है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, डेल्टा पी की अपॉन, फॉर्मूला तो ये होता है। हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम वी फाइनल, फाइनली तो ईस्ट में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, वी आई कैप माइनस, इनिशियली देखें तो साउथ की तरफ जा रहा है तो माइनस का, यानी कि वी जे कैप। तो डायरेक्शन ये आ रही है वी, डेल्टा पी की डायरेक्शन ये आ रही है, तो जो डायरेक्शन डेल्टा पी की आएगी वही डायरेक्शन फोर्स की आ जाएगी। तो डेल्टा पी की अगर देखें तो आई कैप में आ रही है और जे कैप में आ रही है। तो डेल्टा पी का जो देखेंगे तो नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, नेट ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास, नॉर्थ ईस्ट। तो डेल्टा पी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है, तो डेल्टा पी और फोर्स की डायरेक्शन तो सेम ही होती है। तो आपके पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। क्लियर है। अगर आप इतना नहीं भी करना चाहो तो थोड़ा हम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि एक एक बच्चा इधर जा रहा था, अब उसकी वेलोसिटी अचानक इधर करनी है, तो आपको कैसे फोर्स लगाने पड़ेंगे, इधर देखिए एक बार, कि एक तो जो नीचे की तरफ जा रहा है इस वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, तो इसको जीरो करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और राइट साइड में एक डेवलप भी करनी पड़ेगी, तो राइट साइड में भी फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स तो हो गया साउथ वाली वेलोसिटी को रोकने के लिए, ये वाला फोर्स हो गया ईस्ट के अंदर डेवलप करने के लिए। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर आना चाहिए, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। तो आप चाहो तो डेल्टा पी से भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप लॉजिक से भी देख ही सकते हो। चलिए मीडियम कैटेगरी का है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही था आपको। 32, 32 इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, इलास्टिसिटी का है। लेट ए वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, एक वायर है वो सीलिंग से लटका हुआ है, और इसके एक वेट है डब्लू, डब्लू वेट है फ्री एंड पे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी पॉइंट पे देखो आप, चाहे ये पी पॉइंट देखो, ये क्यू पॉइंट देखो, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात हो रही है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो तो फोर्स तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि जो वायर है उस वायर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, तो हमें क्या मान के चलना है, उसको मासलेस मान के चलना है। तो अगर मासलेस आप वायर मानोगे तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो पी क्यू सब पे फोर्स आएगा, सेम ही आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू के इक्वल। और एरिया सबका सेम है ही, तो हर पॉइंट पे कितना आएगा, डब्ल्यू अपॉन ए। अगर ये वायर है इसमें खुद में मास होता तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होता, तो हर पॉइंट पे फोर्स अलग अलग होता, तो हर पॉइंट के ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो भी क्या आती, अलग अलग आती। अब ये कुछ भी नहीं बोला तो हमें मासलेस मान के चलना है, तो हर पॉइंट के ऊपर टेंशन सेम आएगा, जो कि वेट के बराबर आएगा, mg के बराबर आएगा। तो और एरिया सबका सेम है ही, तो हर पॉइंट के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डब्ल्यू अपॉन ए के बराबर आएगी। ठीक है, थोड़ा सा सोचना था, तो मीडियम कैटेगरी के अंदर रखेंगे इसको। 33 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का है। एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, एंगुलर एक्सेलेरेशन यानी कि अल्फा की डायरेक्शन पूछी जा रही है आपसे। तो अगर ये ऐसे मान लेते हैं कि ऐसा सर्कल है, ठीक है, और ये ऐसे घूमने लग रहा है, मतलब कि ये वाला जो है ना ये आपकी तरफ है, तो ऐसे घूमने लग रहा है, तो राइट एंड थंब रूल से देखेंगे हम लोग, तो ओमेगा किधर आएगा, ओमेगा ऊपर की तरफ आएगा। अब अगेन, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अगर ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फा किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। ओमेगा या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। हमसे इतना डिटेल में नहीं पूछे, हमसे सिर्फ अब हम देखें अगर, तो ये क्या आने लग रही है, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अल्फा या तो ऊपर की तरफ आ रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो जो है वो हमेशा किसके अलोंग आएगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग आएगा, अल्फा और ओमेगा दोनों ही। चाहे ओमेगा पूछे या फिर अल्फा पूछे, दोनों किसके अलोंग आएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आते हैं। क्लियर है। चलिए इसको भी थोड़ा मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इतना आसान है नहीं है ना सोचना, अगर आपको पूरा पढ़ा हुआ है तभी आपको आ सकता है वो। 34 ईएम वेव का क्वेश्चन है। In a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency इतनी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ई नोट आपको कितना दे रखा है, ई नोट है 48।
एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपसे बी नोट पूछा हुआ है, हमें तो पता ही है फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, ई नोट इक्वल टू हो जाता है बी नोट इंटू सी। तो बी नोट आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज ई नोट डिवाइडेड बाई सी। ई नोट की अगर वैल्यू देखें तो 48, सी की वैल्यू दे भी रखी है अपने को 3 इंटू टेन टू पावर 8, तो अगर देखें तो ये आ जाएगा 16 इंटू टेन टू पावर माइनस 8। इन्होंने 1.6 के टर्म्स में लिख रखा है, तो 1.6 इंटू एक माइनस पावर इधर दे दो -7 और टेस्ला 1.6 इंटू टेन टू पावर -7, ये आंसर आ जाएगा। इजी कैटेगरी का फॉर्मूला लगाते ही आंसर आने लग रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यूज इसका कुछ भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। ग्रेविटेशन का सोल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपने एनसीईआरटी किए या कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल किया है तो 100% ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, या आपने कभी कहीं मॉक टेस्ट दिए हैं तो पक्का ऐसा क्वेश्चन आया होगा। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। तो यहाँ पे एक m है और यहाँ पे एक 9m है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू 0। आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा हुआ है, लेकिन उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई नहीं है कि कहां पे, उसने घुमा दिया है। ये बोला है कि जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड 0 है ना, उस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन फील्ड 0 कहां पे है। हमें पता है कि ग्रेविटेशन जो फील्ड है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे 0 होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। तो मैं मान लेता हूं कि जो m वाला है ना, इनके बीच में ऐसा पॉइंट P है जो कि m से x डिस्टेंस पे और इससे r माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे आपके पास फील्ड क्या है, 0 है। तो अगर पॉइंट P पे आप फील्ड देखोगे तो जो m है, m की वजह से तो इधर की तरफ आएगा, और 9m की वजह से इधर की, दोनों पे ऑपोजिट आएगा। तो नेट 0 होना चाहिए, मतलब m और 9m का कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो m का देखेंगे तो आएगा gm अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वल टू 9m का देखोगे तो आएगा g इंटू 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। gm से gm कैंसिल, रूट ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9 का रूट 3 अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3x, यहां से x निकालेंगे तो आ जाएगा r/4। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो x है ये कितना आ गया आपके पास, r/4 आ गया। हमें p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो m की वजह से देखेंगे तो माइनस gm अपॉन r/4, 9m की वजह से देखेंगे तो g 9m अपॉन, इससे कितना डिस्टेंस पे पॉइंट p, r माइनस r/4 यानी कि 3r/4। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो ये 4 और ये ऊपर गया तो 3, तो माइनस का 16 gm/r। ये क्वेश्चन है आपके पास, मीडियम कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल दोनों फॉर्मूले लगाने हैं। हर मॉड्यूल, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, कोई भी मॉक टेस्ट आपने अगर पूरी टेस्ट सीरीज फॉलो की हो, एनसीईआरटी हर जगह ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए उसको मीडियम कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि टफ सवाल होते हैं। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लेंस के ऊपर बेस्ड है। रे ऑप्टिक्स क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे 3 लेंस दिखाए गए हैं, ये लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3। तीनों लेंस का 3 लेंस है, तो आप इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। तो हमें पता है कि लेंसों का जो इक्विवेलेंट है वो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, तीनों का ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो R1 वाला है इसको मैं F1 बोल देता हूं, और ये जो लेफ्ट और राइट वाले दोनों है ना, इन दोनों की फोकल लेंथ सेम ही आएगी, तो मैं इनको F2 ही बोल रहा हूं। क्यों सेम आएगी, क्योंकि इधर देखो, लेंस को अपने को पता है कि ऐसे राइट या लेफ्ट आप रोटेट कर देते हो तो उनकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, तो इन दोनों लेंस की सेम ही आने वाली है। तो पहले मैं F1 निकाल लेता हूं, 1/f1। तो फॉर्मूला लगाओगे आप तो एन लेंस, इसके लिए अगर आप देखोगे कन्वेक्स के लिए, तो इसका अंदर है 1.5 अपॉन 1 माइनस 1 1/r1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/20
-1/-20। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये आएगा 0.5 इंटू, ये आ जाएगा 2/20, यानी कि 1/10। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/20। 1/f1 ही निकालो, है ना, क्योंकि आपको वही वैल्यू पुट करनी है। 1/f2 निकाल रहे हैं हम लोग। मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसके लिए भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंस को आपने बस, ये लेंस और ये लेंस में अंतर इतना है कि आपने उसको ऐसे रोटेट घुमा दिया है बस, है ना, राइट वाली सरफेस लेफ्ट में लेके आ गए हो, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। मैं इसके लिए लगा रहा हूँ, लेंस का है आपके पास 1.6/1 - 1। पहली वाली प्लेन सरफेस है तो 1/इनफाइनाइट -1 पॉजिटिव लिया जाएगा आगे वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.6 इन माइनस का 1/20। तो ये 0.6 को हम लिख देंगे 6/10, यानी कि 3/5। तो माइनस का 3/100 ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर 1/f इक्वलेंट निकालें तो सबसे पहले वाले आ जाएगी माइनस का 3/100, फिर बीच में कन्वेक्स वाला आ रहा है जिसका है 1/20, फिर लास्ट में फिर से वही आ गई तो माइनस का 3/100, ठीक है। 100 एलसीएम ले लीजिए, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा -3। यहां से अगर आप एफ इक्विवेलेंट निकालो तो आपके पास आएगा माइनस का 100, ठीक है। यानी कि कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग की तरह, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग की तरह एक्ट करेगा या डाइवर्जिंग की तरह। तो फोकल एंड नेगेटिव आ रही है तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। -100 आंसर आ रहा है आपके पास। इसको हल्का सा टफ कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन भी और कंसेप्ट भी जल्दी से, पहला क्वेश्चन है जिसको हम टफ कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। चलिए 37, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए कार, मूविंग कार। ये कार मान लेते हैं अपने पास एक, ये कार है, बॉडी ऑन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन स्टेशनरी, इसके ऊपर एक एम मास रखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है 0.15। तो कहते हैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसका कितना हो सकता है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन अपने को पता है कि जो एम मास है ना, एम मास है उसको आगे की तरफ एक्सीलेट कौन करवा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही करवा रहा है, और इसका एक्सीलरेशन तो दोनों का सेम ही आएगा। तो एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। हम चाहते हैं एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है। एन यहाँ पे एम जी के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे एम जी लग रहा है और ऊपर आपके पास क्या लग रहा है, एन लग रहा है। तो एम इंटू ए मैक्स, एम इंटू ए मैक्स, तो ध्यान से देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल, तो जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू जी की इक्वल आ जाएगा। म्यू आपको दे रखा है 0.15, जी 10 है तो ये आपके पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मीडियम कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा सोचना भी पड़ रहा था आपको, ठीक है। 38 है वो आपके पास ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद पीरियड टी, if d is the density of earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi upon gd represents। तो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस के आसपास रोटेट कर रहा है, तो उसके टाइम पीरियड टी दे रखा है। टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज 2 pi r⁵ 3/2 अपॉन √gm। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मास यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहा है, तो मैं मास को एलिमिनेट करेंगे तो यहां से स्क्वायर कर दो एक बार, तो टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 π² r³ अपॉन gm। मास है ना, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। जो 3 है वो कूद के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ रहा है, ये r³ से r³ कैंसिल, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल,
तो कुल मिला के ऊपर बच गया 3 पाई अपॉन जी डी। ध्यान से देखिए, यही आपसे पूछा हुआ है 3 पाई अपॉन जी डी, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो एक मेथड टू भी लगा सकते हैं हम लोग। देखिए चारों ऑप्शन की है ना डायमेंशन अलग अलग है, तो क्यों ना 3 पाई अपॉन जी डी की डायमेंशन ही निकाल ली जाए। ठीक है, तो 3 पाई अपॉन जी डी, 3 पाई का तो कुछ है नहीं, जी की डायमेंशन निकालें। तो जी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा F r² अपॉन m1 m2। तो F हो जाएगा आपके पास ml t-2, आर हो जाएगा L² और मास का स्क्वायर हो जाएगा m²। तो जी की अगर डायमेंशन देखें तो ये आ जाएगा m-1 L³ और t-2। डेंसिटी की अगर डायमेंशन देखें तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि ml-3। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, जीडी कर दें, तो देखो m कैंसिल हो गया, L भी कैंसिल हो गया, t-2 आ रहा है। तो 3 पाई अपॉन जी डी की अगर डायमेंशन देखेंगे तो 3 पाई की तो कुछ होगी नहीं डायमेंशन, जीडी की डायमेंशन t-2, तो 21 की इक्वल आ रही है टी स्क्वायर। मैंने डायमेंशन वाला इसलिए लगा दिया क्योंकि चारों ऑप्शन में डायमेंशन अलग अलग है। ठीक है, तो कल को आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भूल जाओ या क्लिक ना करे तो आप डायमेंशन से भी कर सकते हो। जब भी आपको ऑप्शन ऐसे मिले कि जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ऐसे 3 मीटर 3 4 5 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि डायमेंशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हर बार नीट में ऐसा पक्का आएगा जो डायमेंशन से हो रहा होगा। डायमेंशन का डायरेक्ट सवाल कुछ भी नहीं है इस बार 50 में से, लेकिन इनडायरेक्ट सवाल है यहाँ पे। चलिए, अगेन इसको भी मैं थोड़ा सा टफ कैटेगरी के अंदर ही रखना चाहेंगे, क्योंकि जनरली आपको सैटेलाइट का फॉर्मूला याद नहीं होता है। लेकिन अगर आप डायमेंशन वाला मेथड क्लिक कर रहे हो तो फिर इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है, एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, और t=2 पे उसका एक्सलेशन पूछा गया है। हमें एक्सलेशन का फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला -ω²x होता है। तो -ω²x, t=2 पे पूछा है, तो t=2 पे अगर x की वैल्यू देखोगे तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो x कितना हो गया, 1, यानी कि -ω² आपको निकालना है। ओमेगा के लिए आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड देखें तो एक ग्राफ, एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गया है, तो टी टाइम पीरियड कितना आ गया, 8। तो 2 पाई/ω = 8। तो यहां से अगर ओमेगा निकालें तो हमारे पास आ रहा है पाई/4 आ रहा है। तो अगर ए निकालना है तो ए हमारे पास -ω² है, तो -पाई/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का पाई² /16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अगेन मीडियम कैटेगरी से ऊपर ही थोड़ा सा रखा जाएगा, सेक्शन बी के हैं तो थोड़े तो टफ रहेंगे, है ना। ट्रूथ टेबल आपको बनानी है, लॉजिक है, गेट है ये। तो इसके अंदर या तो आप पूरा सोल्व कर लो, या फिर है ना मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स आता है, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो आपको डायरेक्ट ट्रूथ टेबल बनानी चाहिए। जैसे पहले यहाँ 0 0 ले लो, तो ये 0 0, ये हो जाएगा 1 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1, और ये कितना आएगा, 0। यानी कि 0 0 का क्या आएगा, 1 आएगा ना। 0 0 का क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, आगे अगला 0 1 लीजिए, है ना, 0 1। तो अगर आप 0 1 लेंगे, 0 1 लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ कितना आएगा, 0 मल्टीप्लाई हो गया 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 1 का 1 आएगा, है ना। 0 1 का 0 1 का 1 आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। सिंपल सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है अपने पास। आपको सर्किट गिवन है, लॉजिक सर्किट गिवन है, आपको लॉजिक गेट गिवन है, और आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। तो ट्रूथ टेबल बनानी है तो एक तो ये है कि हम लोग पूरा सोल्व करें, और एक है कि ना, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे तो आप एक एक पिक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इनपुट मान लेते हैं कि 0 0 है, तो ये तो हमारे पास नॉट गेट आ गया, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आगे आपके पास ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट है तो पहले तो मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करके 1, और फिर कितना आएगा, 0। यानी 0 0 का जो रिजल्ट है ना वो 0 आना चाहिए। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन गलत हो चुका है और फोर्थ ऑप्शन गलत हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 0 0 का जो रिजल्ट है वो 1 दे रखा है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड हम लोग इनपुट है ना, सेकंड इनपुट हम 0 1 लेंगे।
क्या लेंगे 0,1, तो ऊपर तो जीरो ही है, नीचे अगर 1 लेंगे तो ये नोट गेट है, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये 1,0 है, ये नैंड गेट है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 0 1 का जो रिजल्ट है ना वो 1 आना चाहिए आपके पास। 0 1 का रिजल्ट है 1 आना चाहिए, तो थर्ड भी गलत हो गया। कौन सा बच गया आपके पास, फर्स्ट बच गया। क्लियर है। या फिर अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हो, इसको सर्किट को पूरा सोल्व करना चाहते हो, तो वैसे सबसे फास्ट मेथड यही है सोल्व करने का, ट्रूथ टेबल बनाने का। अगर आप पूरा ही सोल्व करना चाहते हो तो अपने को पता है कि ये ए है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये ए बार आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। ये नैंड गेट है, तो ये क्या होगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या बन जाएगा, पूरे के ऊपर बार बन जाएगा। तो अगर ये देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए प्लस बी बन जाएगा। ए प्लस बी का मतलब होता है कौन सा गेट बनने लग रहा है आपके पास, ये और गेट बन रहा है। और गेट की ट्रूथ टेबल अपने को पता ही है, डायरेक्ट ऐड होता है, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। लेकिन अगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, तो अगर आप इस मेथड से करने जाएंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो बेटर यही कि आप एक एक इनपुट लेके उसका आउटपुट निकाल के ट्रूथ टेबल बना लें। क्लियर है। ऐसे सवाल भरे पड़े हैं मॉड्यूल के अंदर भी, आप कोई भी मॉक टेस्ट आपने दिया होगा तो इसको भी इजी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। क्लियर है। चलिए 41 की बात करते हैं। 41 अपने पास काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बड़ा ही स्टैंडर्ड सवाल है, आपने देखा ही होगा। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above the water surface is. जैसे ये मान लेते हैं कि ये वाटर सरफेस है, ये हमारे पास है वाटर सरफेस है, और यहां पे जो है वो ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रिज है। इसकी जो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है वो हाइट हम लोग h मान लेते हैं। हाइट h मान ली। यहां से एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, कितने मीटर पर से, 4 मीटर पर सेकंड से। अब ये बॉल है, ये ऊपर जाके और ऐसे नीचे पूरी वापस आई होगी। ठीक है, तो ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में इसको 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हमसे पूछा है कि उसकी हाइट कितनी है। देखो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में हम लोग इक्वेशन लगा देते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास सबसे सुटेबल बन रही है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ए से बी जा रहा है, एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ए से बी जा रहा है। तो इफेक्टिवली आप देखो तो ए से बी गए, वो नीचे गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, माइनस एच, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यू वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है 4, टाइम भी गिवन है आपको 4 सेकेंड, +1/2। एक्सलेशन में दिमाग लगाने नहीं, ऑलवेज माइनस जी होता है। तो -10, टाइम कितना आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस एच इक्वल टू ये हो गया 16। ये देखोगे तो 16, 160 और 80 आ रहा है, माइनस का 80। अगर आप सोल्व करोगे तो एच कितना आ गया आपके पास, 64 मीटर आ गया। ठीक है। वैसे तो एक इक्वेशन में आंसर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ के डायग्राम बनाना था, तो इसको मीडियम कैटेगरी के अंदर हम लोग रख रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 42 पे। 42 जो है वो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स का है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज द कनकेव। When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of combination। तो ये कह रहा है कि एक तो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस है, और एक जो है वो कॉनकेव लेंस है। हमें पता है कि इसकी अगर एफ होगी तो इसकी कितनी होगी, -f होगी। हमें इक्विवेलेंट निकालनी है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो ये आएगा 1/f माइनस 1/f। तो यहां से अगर सोल्व करें तो f इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। f इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। फॉर्मूला लगाते ही आंसर है, बिल्कुल ही एकदम इजी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेक्शन बी का है लेकिन बिल्कुल इजी कैटेगरी का है। एफ इक्विवेलेंट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट एफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये तो बस एक स्लैब की तरह एक्ट करेगा। किस तरह एक्ट करेगा, एक एक स्लैब की तरह एक्ट करेगा। मतलब रेज पैरेलल रे आएगी, वो पैरेलल रे ही चली जाएगी। क्लियर है, इनफाइनाइट पे जाके कन्वर्ज करेगा, है ना। एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह इन दोनों का बिहेवियर होगा। क्लियर है। चलिए 43, 43 है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। A wire carrying current I along the positive x-axis has length L
इट इज कैप्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हमसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है, मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है अगर कोई एक वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो। हमें फॉर्मूला पता है, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, हम वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि देखो आपको आई कैप जे कैप में गिवन है, करंट कितना है, करंट आई है, एल वेक्टर, एल मतलब लेंथ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी एल, डायरेक्शन अपने को पता है एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। करंट पॉजिटिव एक्स के अंदर जा रहा है तो ये एल के आगे क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस बी वेक्टर आपको अच्छा वाला गिवन ही है, लिख दीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। देखिए तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई, एल को तो बाहर ले लीजिए, एल बाहर आ गया, अंदर आई कैप है तो आई क्रॉस आई करोगे तो 0 हो गया, आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप आएगा, तो ये आ गया 3 के कैप। अब आई क्रॉस के करना है आपको, आपको आई क्रॉस के करना है तो आई क्रॉस के अगर करोगे तो माइनस जे बनता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4 जे कैप। ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई एल तो है ही 3 के कैप प्लस 4 जे कैप, तो अपने को पता है इसका रिजल्ट वैसे तो याद होना चाहिए, 3 और 4 है तो 5 आता है, फिर भी करके देख लेते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 5 I इंटू एल, ये आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वैसे तो एक फॉर्मूला लगाते आ रहा था लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहा है और क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग मीडियम कैटेगरी के अंदर ही लेंगे। क्लियर है, चलिए 44, 44 की अगर बात करें हम, 44 है अगेन काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। ठीक है, जब इसके अंदर बुलेट एंटर कर रही है ना, एंटर कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी है u, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। जब ये 24 सेंटीमीटर अंदर तक चली गई तो ऑब्वियसली वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है, तो जैसे राइट साइड में जा रही है तो लेफ्ट साइड में वो वुडन ब्लॉक है वो एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा, तो उसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होते होते आपके पास u बाई 3 हो गई है, और डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 24 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा ताकि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाए, ये x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर सोल्व करें तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। पहले a से b के बीच में इक्वेशन लगाते हैं। देखिए देखिए, ना तो आपको टाइम कहीं दे रखा है और ना ही टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टाइम की पूरे सवाल में कहीं चर्चा भी नहीं है, तो हम वो इक्वेशन अप्लाई करेंगे जिसमें टाइम हो ही ना, तो वो थर्ड इक्वेशन आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पहले मैं ए से बी में लगा रहा हूं, तो वी स्क्वायर अगर देखेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 9 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सलेशन मुझे पता है लेफ्ट साइड में, तो चाहो तो आप पहले से माइनस ए ले सकते हो, माइनस ए ले लिया, डिस्टेंस टेबल देखो तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8/9 यू स्क्वायर इक्वल टू 48 ए आ रहा है। ठीक है, चलिए चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। अब आगे आप बी टू सी में अप्लाई कर लेते हैं, बी टू सी में, बी टू सी में अगर देखोगे तो वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 2 ए माइनस ए और डिस्टेंस ट्रेवल एक्स। ठीक है, एक बार ये सेकंड इक्वेशन हो गई, तो 1 और 2 को आप एक बार डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास ये माइनस से माइनस तो कट ही गया ना, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो इधर तो एलएचएस में आपके पास सिर्फ 8 ही बच रहे हैं, आरएचएस में देखेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 24/x आ जाएगा। तो अगर आप x देख रहे हो तो x 3 आएगा, लेकिन हमसे ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछी हुई है ना, तो 24 तो ये x कितना आ गया 3, तो फाइनल अपना आंसर कितना आ जाएगा 24 + 3 = 27 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वेशन तो वही लगानी है लेकिन 2 बार लगानी है, थोड़ा सा लेंथी है, तो मीडियम कैटेगरी के अंदर रखने लग रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है, चलिए तो अगर अब नेक्स्ट के अंदर आते हैं 45 क्वेश्चन के अंदर। 45 जो क्वेश्चन है ये थर्मल प्रॉपर्टीज का है ना, आप
थर्मल का मान लो या करंट इलेक्ट्रिसिटी का मान लो, दोनों का मिक्स है क्वेश्चन है ना, क्योंकि दोनों टेम्परेचर की भी चर्चा है और रेजिस्टेंस की भी चर्चा है। ये दे रखा है आपको कि रेजिस्टेंस एक प्लेटिनम वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 2 ओम है, और हमें पता है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर्स का। तो टेम्परेचर जैसे हमने 80 किया, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 6.8 हो गया है। तो पूछा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमने रट रखा है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 1 + अल्फा टी। T डिग्री सेल्सियस पे कितना है आपके पास? 6.8 है। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 2 है। 1 + अल्फा इंटू टी, टेम्परेचर है 80, तो आ जाएगा 80 इंटू टी। यहाँ 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.4, फिर -1 होगा तो आ जाएगा 2.4। 2.4 इक्वल टू 80 इंटू टी। तो टी निकालना है अपने को, तो ये आ जाएगा 2.4/80। ठीक है, तो अगर इसको लिखें तो ये 24 इंटू 0.1 कर रहे हैं ना इसको, और ये आ रहा है 80। तो ये अगर देखेंगे तो ये आ रहा है 3 इंटू, कैलकुलेशन भी आसान ही है, 3 × 10⁻²। और यूनिट इसकी अपने को पता है, अल्फा यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है। फॉर्मूला लगाते ही आंसर है, इजी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी आसान है, फॉर्मूला लगाते ही आंसर है। 46। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल की बना, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब दो चार्जेस या कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो उनको सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट पोलैरिटी के, तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 10⁻²V इसके मल्टीप्लीकेशन में, और पी पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, एक तो प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू है वो उसके नजदीक रखा हुआ है, तो उसकी वजह से देखेंगे तो के क्यू अपॉन, अगर क्यू की डिस्टेंस देखें तो ये पूरा 5 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये 2 सेंटीमीटर आ जाए, तो KQ/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर आएगा, तो इसको 10⁻⁻² कर देता हूँ। माइनस क्यू की वजह से देखोगे तो माइनस का KQ अपॉन डिस्टेंस देखो तो 5 तो वो है ही, ये कितनी होगी आपके पास? 3, तो कितना गया 8, तो 8 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से आपके पास KQ इंटू 100, ये तो कॉमन ही आ गया, अंदर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/8, तो ये आ गया 3/8। ठीक है, तो 100 के तो मल्टीप्लीकेशन में पूछा हुआ है, तो 100 तो हटा दीजिए, के को लिख दो, फिर तो आएगी आंसर 3/8, और ये आ गया आपके पास Q इंटू के। क्लियर है? 100 के मल्टीप्लीकेशन में पूछा हुआ है ना आपसे, तो 100 हमने हटा दिया, तो 3/8 KQ आ गया ये वाला। फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर है, इजी कैटेगरी के अंदर रखूंगा मैं तो। 47। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। शायद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास चौथा या पांचवा क्वेश्चन हो गया ना, अगर ऊपर वाले कोई माने चौथा तो है ही, अगर वो रेजिस्टेंस वाले माने तो पांचवा सवाल हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्योंकि दो तो सबसे पहले सर्किट सोल्विंग के आए थे, फिर एक कलर कोडिंग का आ गया है, और फिर एक रेजिस्टेंस वाला आ गया, और ये पांचवा सवाल है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक है, 10 रजिस्टर हैं, सबका रेजिस्टेंस आर है, सीरीज में कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब उनको क्या किया कि सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो करंट है वो n टाइम्स हो गई है। तो अगर मैं करंट I1 निकालूंगा, I1, तो बैटरी तो E है, 10 रजिस्टर हैं वो सारे के सारे सीरीज में हैं, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10/R। I2 अगर निकालेंगे तो बैटरी तो E की है, 10 के 10 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट आएगा R/10। R/10, तो R/10 करोगे तो 10 ऊपर चला गया कूद के। तो कह रहे हैं कि जो करंट है ना वो 100 टाइम्स बढ़ गया है, तो I2/I1 ये निकालना है, और ये आपको n गिवन है। I2/I1 एक बार आप कीजिए कितना आ रहा है, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, E/R कैंसिल हो जाएगा, तो 100 क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48। ये अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाई। आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है कितना है, और डायरेक्शन भी बतानी है। तो ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये आर्क है, और फिर ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है,
हमें सबको फॉर्मूले पता है। हमें पता है सेमी इनफाइनाइट वायर के और एक एंड पे अगर पॉइंट हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आता है। अगर आप डायरेक्शन देखें तो दोनों वायर की वजह से इनटू द इनटू द पेज आने लग रहा है। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो वो आ जाएगा 2 बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर आप उसकी वजह से देखोगे, इसकी वजह से किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। प्लस अगर जो आपके पास सेमी सर्कुलर वायर है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, वो किधर की तरफ आ रहा है, वो बाहर की तरफ आएगा। वैसे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अभी तो डायरेक्शन लिखी है तो दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी पता नहीं है कौन ज्यादा है कौन कम है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से लिखेंगे तो वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इनटू द प्लेन। प्लस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से अगर देखेंगे तो ये आर की वजह से म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर होता है। तो थीटा पाई हो जाएगा सेमी सर्कुलर का, अपॉन 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, और किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो जो अंदर की तरफ तो आएगा आपके पास 2 टाइम्स, एक काम करो, म्यू नॉट आई अपॉन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इनवर्ड। प्लस ये अगर देखेंगे तो ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन, पाई से पाई कट गया तो 4 आर, ये बाहर की तरफ। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो ये तो बन रहा है 6.28 और ये बन रहा है 4। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ज्यादा बन रहा है तो ये क्वांटिटी कम है, ये क्वांटिटी कम है ना, और ये क्वांटिटी क्या आपके पास ज्यादा है। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे तो जो बाहर वाला है वो ज्यादा आने लग रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्यों, जो ज्यादा है उस ज्यादा वाले में से छोटे कम वाला घटा देंगे हम लोग। तो अगर देखें तो ध्यान से थोड़ा ऑप्शन भी देख लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन ले रखा है इन्होंने, ले लो कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस म्यू नॉट आई तो आई गया। तो अब आपके पास 4 बार निकालना है तो यहाँ तो 2 ही है, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, पाई। ये आएगा। और ज्यादा कौन सा आ रहा था, बाहर वाला ज्यादा आ रहा था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 - 2 अपॉन पाई, ये आएगा आपका। और पेज से बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नीट्यूड देखो दे रखा है, अवे फ्रॉम द पेज, ये आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग करना पड़ रहा है तो इसको टफ कैटेगरी के अंदर रखेंगे, है ना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट 49, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स के अंदर भी आता है। देखिए क्या कह रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अपने को पता है कि जो ऑर्बिट रेडियस होती है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर के। तो अगर R1/R2 देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। क्लियर है। R1 कितना है आपके पास, एंगस्ट्रॉम में आंसर दे रखा है तो इसको एक बार एंगस्ट्रॉम में बदलते हैं तो ये आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना, गिवन डेटा। और ये हो जाएगा R2। N1 कितना है, इनर मोस्ट यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन, और कौन सा है, थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो यानी कि थर्ड 3 का स्क्वायर 9। तो R2 कर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 0.53, एंगस्ट्रॉम में चल रहा है सब कुछ डेटा। 9 इंटू 3 27, 2, और ये 47, और 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो 4.77 एंगस्ट्रॉम। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम इजी कैटेगरी का सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में। लास्ट क्वेश्चन, ये अल्टरनेटिंग करंट का है। आपको इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इंपीडेंस। तो ये तो आर दे रखा है आपको, आपको एक्सएल और एक्ससी निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर एक्सएल निकालते तो एक्सएल का हमें फॉर्मूला पता है, 2 पाई एफ एल होता है। तो चलिए निकालते हैं, 2 पाई एफ, एफ कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है। एल इंडक्टेंस वो आपको दे रखा है 50/पाई मिली हेनरी है। तो 50/पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ तो अगर देखते हैं तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो 50 × 50 2500, 2500 × 2 कितना गया, 5000, और 10⁻⁻³ तो ये कितना आ गया, 5 ओम आ गया। एक्स सी निकालना है तो एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। तो 1/2 पाई एफ आपको दे रखा है, ये रहा एफ, है ना, 10⁻³ तो 10⁻³ पाई कूद के ऊपर जाएगा, और माइक्रो है तो 10⁻⁻6। ठीक है। और एफ भी रह गया अपने पास, एफ कितना है, एफ 50 है।
चलिए, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ऊपर 10 की पावर 6 गए, नीचे अगर देखेंगे तो हमारे पास ये 10 की पावर 3, 4 और 5 × 2, ये भी 10 ही बन जाएगा, तो ये 10⁵ आएगा। तो ये आ रहा है 10 ओम। तीनों आ गए। अब फेजर बना देते हैं। एक्सएल ऊपर रहता है, तो एक्सएल आ रहा है आपके पास 5, आर इधर रहता है, ये आ रहा है 10, और एक्ससी कितना आ रहा है, एक्ससी भी आ रहा है 10। अगर इसको सोल्व करें थोड़ा, तो इधर आ रहा है 10, इधर कितना आ रहा है 5। इन दोनों का अगर z निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने कितना आएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी √125। √125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5। ठीक है, 5√5 ये आ जाएगा। और थोड़ी हल्की सी कैलकुलेशन है, मीडियम कैटेगरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी गिवन होते हैं ना, तो मैं इजी कैटेगरी में रख देते हैं इसको। और अब एक्सएल एक्ससी गिवन नहीं है, तो इसको वो भी कैलकुलेट किया हमने फॉर्मूला लगा के, थोड़ा सा लेंदी है, तो मीडियम कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। मुझे पूरा डेटा याद नहीं है, लेकिन 50 में से मुझे लग रहा है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन को ही शायद मैंने टफ कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अराउंड मेरे को लग रहा है कि 30 क्वेश्चन के आसपास इजी कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, और लगभग लगभग 15 to 18 क्वेश्चन को मैंने मीडियम कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि टफ कैटेगरी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। बिल्कुल आसान पेपर है नीट का, कुछ था ही नहीं। और अगर आप देखो तो 11th के जो पोर्शन है, 11th के पोर्शन से वो 19 क्वेश्चन आए हैं 11th के सिलेबस से, और जो 12th का सिलेबस रहा है उसमें से आपके पास 31 क्वेश्चन आए हैं। तो 12th के पोर्शन को इस बार बहुत ज्यादा सीरियसली लिया गया है, तो वहां पे आपके पास 31 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एट लास्ट जिन बच्चों का पेपर अच्छा हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। कॉलेज में जाइए, एंजॉय कीजिए। लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट वो हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, या फिर है ना, ज्यादा मार्क्स से रह गए हैं, और अभी भी हिम्मत है कि हम अगले साल फिर से ड्रॉप लेने वाले हैं। तो 12 महीने हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। आप फिजिक्स का पेपर देख सकते हैं, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तैयारी करने लग रहे हैं, अगर आपने मॉड्यूल 50% भी अगर सोल्व कर लिया है, 50% भी आपने मॉड्यूल सोल्व कर लिया है, और उस इंस्टीट्यूट के अगर आपने मॉक टेस्ट सारे दिए हैं, तो आपके 180 आउट ऑफ 180 हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में एज यूजुअल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो आने लग रहे हैं। कुछ कुछ चैप्टर हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, और आपके पास एसी हो गया। अगर आप इनको देख लेते हैं, इन 4-5 चैप्टर को ही, तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि 23 क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इतने से पोर्शन से 23 क्वेश्चन आ गए, और हर बार लगभग लगभग ये स्कोरिंग रहता ही है, तो इन चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024।